हुआ। ये आपको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और भी समझता हुआ। ओके, मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, तो नाम याद रखिएगा। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपकी बुक्स में भी मेंशन है और हर जगह स्टैंडर्ड बुक्स में भी मेंशन है। नियो डिटर्मिनिज्म भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये आपको मिलेगा। क्या मिडल पाथ भी या मध्यम मार्ग भी, ये भी मेंशन है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो न्यू डिटर्मिनिज्म करके ही पूछे, या फिर वो मिडल पाथ या मध्यम मार्ग भी पूछ सकते हैं। ओके, दिया गया है। ओके, है क्या, इसके बीच का रास्ता है, हमें एक मिडल पाथ अपनाना है ताकि ह्यूमन का डेवलपमेंट भी हो और नेचर भी डिस्ट्रॉय ना हो। ओके, इसका पर्पस क्या है? पर्पस की अगर हम बात कर लेते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म की, क्यों आया, तो पर्पस की बात अभी हमने जो की वही चीज है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या हो, ये सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे। ओके, न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है, दिस इज सेफ और प्रोडक्ट, ये आपको डेवलपमेंट है, डीवी मैंने शॉर्ट में लिखा है। ओके, तो पर्पस क्या है, क्यों लाए, ताकि इन्वायरमेंट भी सेफ रहे और ह्यूमन भी का भी डेवलपमेंट होता रहे। न्यू डिटर्मिनिज्म को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? को, तो इस बुक ना गो से आपका ट्रैफिक लाइट का मॉडल होता है ना, 3 लाइट्स होते हैं ट्रैफिक लाइट में। ओके, तो इसको हम नाम मिल गए, 4-5 नाम मिल गए, मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, न्यू डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो एंड ट्रैफिक लाइट। ओके, ये आपको 5 नाम, पांचों नाम आपको याद रखने हैं और पांचों की यहाँ पे बात आती है कि ट्रैफिक लाइट इसको कहा गया, तो ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट होती हैं, तो वो 3 लाइट किस तरीके से यहाँ पे करती है उसको हम थोड़ा सा आपकी बात की गई है। ओके, कितनी लाइट्स होती हैं? 3 लाइट्स होती हैं। क्या होती है? रेड को हम पहले, रेड लाइट हो उसके बाद ग्रीन आता है, और फिर ग्रीन के बाद, सॉरी, जब रेड हो उसके बाद येलो आता है, और फिर येलो के बाद ग्रीन होता है। ठीक, चलिए, ये ग्रीन में क्या था? येलो था, लेकिन इन्होंने येलो नहीं कहा। ये एक बार हम येलो लिख के देख लेते हैं, नोट मत कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा। येलो हो गया, तो ये सेकंड हो गया, और ये वाला आपका क्या था? ट्रैफिक में मतलब क्या होता है? रेड मतलब होता है स्टॉप, रुकना। अगर रेड लाइट के बाद येलो लाइट आती है, तो येलो लाइट कहता है कि कहीं रेड, और वहीं जो है ये रुकना नहीं है। ओके, ये 3 लाइट्स होती हैं जिन, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। जो एम्बर लाइट था, यहाँ पर एक नया लाइट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एम्बर लाइट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब वो एम्बर लाइट था क्या, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस यही था जो आपका किसका था? येलो लाइट का था। ठीक है, येलो को रिप्लेस करके इन्होंने वहां पर एम्बर लाइट लाया। तो बाकी इन तीनों का मतलब ये है। अब एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जाता है कि ट्रैफिक लाइट मॉडल में, वाले मॉडल में एम्बर
एम्बर लाइट का मतलब होता है रेडी होना या सेट टू स्टार्ट। ओके, यानी कि अगर पहले से रेड है तो रही है, अगर ये तो 3 लाइट इस मॉडल के अंदर में ग्रेफिथ टेलर ने बताई, रेड, एम्बर एंड ग्रीन, और इनका क्या मतलब है, स्टॉप, रेडी और स्टार्ट एंड गो। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हुआ ट्रैफिक लाइट का मतलब, क्योंकि यहाँ पे तो चलना नहीं है या गाड़ी चलाना नहीं है, तो यहाँ पर ये मतलब ये हुआ रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन से। इन्होंने ये कहा कि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाइए, आप स्टॉप हो जाइए। ठीक है, थोड़ा सा थमिए, थोड़ा सा समय दीजिए नेचर को। ओके, क्या करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए या रीजनरेट करने के लिए। तो वो स्टेट क्या आ जाएगा जब आप रुकेंगे। ओके, तो वो आपका होगा रेट, जब आप बंद कर देंगे एक्सप्लॉइट करना। ठीक, जब कुछ साल हो जाएंगे, नेचर थोड़ा सा अपने आप को सही करे, बैलेंस करे। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा कि एम्बर लाइट यानी कि नाउ रेडी टू स्टार्ट टू यूज द रिसोर्सेस, रिसोर्स के अब दोबारा ही स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। नाउ दिस इज द ग्रीन लाइट कि अब चलिए रिसोर्सेज को यूज कीजिए। फिर अगर आप फिर होने के बाद ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने लगा तो फिर क्या आ गया, रेड आ जाएगा। वही तो है ना ट्रैफिक लाइट में, अब ग्रीन रहता है, चलते जाते हैं, तो उसके बाद एक समय आता है कि रेड हो जाएगा, तो वहाँ रुकना पड़ेगा, फिर वहाँ पे कुछ दूसरों को भी आने जाने दीजिए। तो उस तरीके से यहाँ पर हो गया। तो ये किसके लिए, रिसोर्सेज की यूज के लिए होता है। ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। एक और कॉन्सेप्ट निकल के जाता है जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म। क्या कहते हैं, यहीं से आपका नियो डिटर्मिनिज्म से ही एक कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है जिसको हम क्या कहते हैं, है ना? उसमें पॉसिबिलिटी का मतलब क्या तरीके से कि हम कितना हमारे रिसोर्सेज है, कितना हमारे पास स्कोप है कि हम उसको यूज कर रहे हैं। यूज करने का हमारे पास कितना स्कोप है, ह्यूमन डेवलपमेंट का हमारे पास कितना स्कोप है, अब हम कितना रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी है और रिसोर्सेज को यूज करने की। वही पॉसिबिलिज्म में ये है क्या। ओके, तो ये क्या है, टू यूज द रिसोर्सेज एंड दिस इज द एक्चुअली अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट, टू यूज द रिसोर्सेज। ओके, तो इस तरीके से पॉइंट के फॉर्म में लिखिएगा और डेफिनेशन में आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, एमसीक्यू कराया जाएगा आपको, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं, एमसीक्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम, क्योंकि ठीक है वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सारा आपको सही हो जाएगा। ओके, तो पॉसिबिलिज्म का मतलब अपॉर्चुनिटी, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। ओके, जब ग्रीन में आप है या फिर एम्बर में आप है तो आप रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, तो वहां पे पॉसिबिलिज्म आएगा। लेकिन जब आप रेड स्टेट में है तो वहां पर अभी पॉसिबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज को यूज करने की। ओके, तो ये चीज आप रिलेट यहाँ पे कर पा रहे होंगे, तो ये चीजें आपको समझ में आई। चलिए पे हम पहुंचते हैं, और वो जिसको हमने थोड़ा सा पेंडिंग में रखा हुआ था। ओके, और आपको वो जो टॉपिक्स है ना उसमें पहले ही दिखाई देगा, लेकिन चलिए इसको भी हम लेते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, डुअलिज्म। एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं हम डुअलिज्म, और एक कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं डाइकोटोमी। क्या कहते हैं, डाइकोटोमी। इसका मतलब क्या होता है, डुअलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, दो चीज। डुअलिज्म, ड्यूल, ड्यूल का मतलब होता है दो। ओके, ये ड्यूल है,
ड्यूल का मतलब होता है टू। तो कोई भी दो चीज क्या हो, एक साथ सरवाइव कर रही हो, उसी को हम कहते हैं डुअलिज्म। ग्रेट। और वही डाई मतलब क्या होता है, डाई का मतलब क्या होता है, टू। यहाँ पर भी डाई का मतलब टू हो गया। तो वो दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट यानी कि डिफरेंस की बात करता है। ये बात करता है डिफरेंस, ओके, डिफरेंस या फिर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन टू थिंग्स। टू क्यों? क्योंकि पहले ही डाई लिखा हुआ है, तो डाई का मतलब भी दो होता है। यहाँ पर भी ड्यूलिज्म है, ड्यूल का मतलब भी दो होता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों एक साथ होने चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि टू थिंग्स, टू थिंग्स कैन बी इन पैरेलल स्टेट। पैरेलल स्टेट, पैरेलल स्टेट का मतलब क्या हुआ कि दोनों साथ में रह सकते हैं। पैरेलल का मतलब ये हो गया, ठीक, दोनों साथ में वो सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों साथ में सरवाइव नहीं कर सकते। ये अपोजिट करने की बात करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑपोजिशन की बात करता है, ये ऑपोजिट होने की बात करता है। लेकिन ये ऑपोजिट होने की बात नहीं करता है, रहने की बात करता है। पैरेलल का मतलब ही क्या हुआ, दिस इज द म्यूचुअल टुगेदरनेस, ये साथ में रहने की बात करता है, जिसको हम डुअलिज्म कहते हैं। समझ में आया डिफरेंस? डिफरेंस पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन होता है। तो डुअलिज्म का मतलब कोई भी दो चीज जो एक साथ रह सकती हो। डाइकोटोमी का मतलब दोनों एक। तो ये बेसिकली क्या है, एक डिबेट है, ठीक, ये एक डिबेट है। डाइकोटोमी में ये डिबेट हुआ कि क्योंकि जब ज्योग्राफी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट का मतलब क्या, एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट, डिबेट में कि ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बात जब शुरू से ये स्टार्ट हुई कि ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या हमें ह्यूमन के बारे में ही पढ़ना चाहिए, या फिर यहाँ पर हमें नेचर के बारे में भी पढ़ना चाहिए। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम तो देखा था ना कि ह्यूमन बिना नेचर के सरवाइव नहीं कर सकता। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में नेचर होना ही चाहिए। अब नेचर को एक्सक्लूड करके सिर्फ ह्यूमन पेट चलने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमें फिजिकल इन्वायरमेंट को उसमें अलग, कुछ लोगों ने जिन्होंने फिजिकल हो, जिन्होंने कहा कि सिर्फ ह्यूमन के बारे में ही उसमें डिस्कस करें, तो ये क्या लेके आया, ये ऑपोजिशन लेके आया। ये और की बात करने लगा, या तो सिर्फ ह्यूमन, नहीं तो इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट के लिए हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी है, तो सिर्फ ये इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये पोजीशन, ये एक दूसरे को काटने लगे। लेकिन एक ऐसा भी पक्ष था, ठीक है, एक ऐसा भी पक्ष था जिसने कहा कि नहीं, ये दोनों चीजें एक साथ रहनी चाहिए। कैन बी टुगेदर, तो दोनों को एक साथ रहना चाहिए। ओके, और ये दोनों क्या है, यहाँ पे वही चीज अगेन, ह्यूमन।
इन्वायरमेंट और ह्यूमन, ये दोनों एक साथ रहने चाहिए यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर और का पर कॉन्सेप्ट आया इन दोनों के बीच में। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन दोनों को हमें रख के पढ़ना चाहिए, ह्यूमन ज्योग्राफी को। और इसी डिबेट को कहा गया ड्यूलिज्म। पे ऑपोजिशन की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पे दोनों को साथ रखने की बात हो रही है, यहाँ पे अलग रखने की बात हो रही है, तो इसलिए और लिखा हुआ है, या तो ये या तो ये। और इसके लिए तो एक अलग से ज्योग्राफी हम पढ़ते ही हैं, तो फिर हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो ये डिबेट किसके अंदर के अंदर में आगे, क्योंकि डाइकोटोमी का मतलब ये होता है ये बात करता है, ये साथ रहने की बात नहीं करता। तो ये क्लियर हो गया कि डुअलिज्म और डाइकोटोमी का मतलब क्या होता है। डुअलिज्म का मतलब हुआ जहां पे साथ रहे, और डाइकोटोमी का मतलब हुआ जहां पे अलग रहे। क्लियर। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में ये टोटल को नहीं बताया गया है। डाइकोटोमी क्या होता है ये बिल्कुल बता ही नहीं गया है, सीधा उन्होंने एग्जांपल ये दे दिया कि हाँ ये है डाइकोटोमी और ये है डुअलिज्म। लेकिन उससे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि डुअलिज्म और डाइकोटोमी होता क्या है। अब तो हम एग्जांपल को बेहतर दे रही है। ओके, क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि देखिए डेफिनेशन पूछा जाएगा कि डाइकोटोमी क्या होता है, डुअलिज्म क्या होता है, तो आपको पता आ गया कि डाइकोटोमी करता है दोनों चीज में, ये ऑपोजिशन की बात करता है। और डुअलिज्म क्या करता है, ये दोनों को एक साथ रखने की बात करता है, डिफरेंसेस की बात नहीं करता। ओके, ये क्लियर हो गया डाउट, ये आपका हो गया कुछ से। जैसे एक हमने टॉपिक देखा था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, तो बस हम पॉइंट्स के फॉर्म में देते रहेंगे। हो गया, यानी कि यहाँ पे कौन स्ट्रांग हुआ, यहाँ पे इन्वायरमेंट स्ट्रांग हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, इंसान को अपने अनुसार। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का मतलब बल के अनुसार होना। तो अगर नेचर यहाँ पे क्या हो गया, है ना, उसी तरीके से हम लिखेंगे। नेचर इज पावरफुल, यहाँ पे हो गया क्लियर। ओके, अब जब नेचर गया, जैसे कि एंशियंट टाइम पे तो इंसान बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर रहा, तो इंसान की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इस समय, वो प्रिमिटिव टाइप का होगा, वो पुराने समय का होगा, वो नए समय का नहीं हो पाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रिमिटिव ह्यूमन की बात की जाएगी। ओके, प्रिमिटिव ह्यूमन होगा यहाँ पे, पुराने समय में जैसे यहाँ पे हुआ करते थे। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करें, स्कोप होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट का। इस तो ह्यूमन डेवलपमेंट ही कल्चरल डेवलपमेंट कहलाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कल्चरल डेवलपमेंट भी यहाँ भी देखा था ना हमने, इसका यानी कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की बात करें, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, कौन स्ट्रांग हो गया, यहाँ
नेचर को ह्यूमन के अकॉर्डिंग बना दिया गया। तो जब नेचर को ह्यूमन के अकॉर्डिंग किया गया तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया आपका ह्यूमन स्ट्रॉन्ग। पावरफुल हो गया तो ह्यूमन का डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। ओके, डेवलपमेंट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इन्वायरमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो आप हैं कि ह्यूमन अगर पावरफुल, फिर यहाँ पर जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन जो होगा ये भी ज्यादा आप हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको कुछ पॉइंट, कुछ आपको ऑप्शन रहेंगे तो इसी पॉइंट्स में कुछ उसी तरीके से इसमें जो आएगा इसी पॉइंट्स में कुछ नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, अब हम बात ज्योग्राफी। तो डेवलप फिजिक्स में है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे इंसान का वैसे हम नहीं थे। ओके, हमारे एंसेस्टर एप्स का वो एप्स और आज हम जो कि एक जैसे दिखते हैं नहीं, काफी डिफरेंसेस है। उसी तरीके से हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की, जो टेक्नोलॉजी पहले हुआ करती थी आज की टेक्नोलॉजी उससे कहीं ज्यादा डिफरेंट है। ओके, तो इसी तरीके से हर चीज डेवलप करती है। ह्यूमन ज्योग्राफी कर रहे हैं, इसने भी आपको कई पीरियड में ये डेवलप होना स्टार्ट हुआ। ओके, जब अर्ली था टाइम, अर्ली कॉलोनियल पीरियड। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या हुआ, जब अभी नए नए हम लोग गुलाम हो रहे थे। सिर्फ हम ही लोग नहीं, विश्व में और लोग, पूरा इंडिया के लिए सिर्फ हम ही लोग नहीं, लेकिन जब कॉलोनी का धीरे धीरे विस्तार होने लगा और यूरोपियन कंट्रीज धीरे धीरे अलग अलग एरियाज में जाने लगी। कैसे, आपको पता होगा, जैसे ट्रैवलर हुआ करते थे या एक्सप्लोरर हुआ करते थे, जो समुद्री रास्ते से जा रहे हैं, कोई लैंड के रास्ते से जा रहा है, और उन्होंने खोज की, है ना? जिसमें जो आपको रोमन्स हुआ करते थे, पुर्तगीज हुआ करते थे, ग्रीस वाले होते थे, इंग्लैंड वाले होते थे, तो जो हमेशा ये ट्रैवल करते रहते थे। अर्ली आपको कॉलोनियल पीरियड था। अर्ली कॉलोनियल ये डिस्कवरीज हो, ये क्या यहाँ पर होता है कि डिस्कवरीज आपको देखने को मिलती है। डिस्कवरी है या एक्सप्लोरेशंस है, आपको देखने को मिलती है। लोग अलग अलग जगहों पे निकलते हैं नए नए जगहों की खोज करने के लिए। बस क्या था, क्यों ही निकलते थे, कारण क्या था? कारण ये था ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, कि दुनिया में अगर कोई चीज कहीं मिल रही है उसको ले जाकर अपने यहाँ बेचे, या अपने यहाँ वाली चीज जाके दूसरे के यहाँ बेचे। और दूसरा, वो गुलाम की जाए, उनको क्या
कि ट्रेड हम करें, और दूसरा क्या होता था, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म यानी कि गुलाम बनाने के लिए, यानी कि कॉलोनीज बनाने के लिए ये होता था। ठीक, तो फिर वहां से नए नए लैंड की खोज की गई, नए नए लोग वहां पर मिले, कुछ लोग अफ्रीका में गए तो नए लोग मिले, तो उनको देख के काफी अचंभा हुआ कि इस तरीके के भी लोग वहां पे मिलते हैं। ही जब आगे बढ़े यहाँ पर एक दूसरे तरीके का, जब टाइम लेटर कॉलोनियल पीरियड, तो लेटर कॉलोनियल पीरियड में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि डेवलपमेंट होने लगा। हम कहते हैं रीजनल एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड रीजनल एनालिसिस। अब जैसा कि आप नाम देख रहे हैं कि यहाँ पर रीजनल लिखा हुआ है, यानी कि किसी एरिया विशेष की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक्सप्लोरेशन होने लगा या फिर डिस्कवरीज होने लगी। ओके, तो एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड को क्या किया गया कि छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और उस छोटे छोटे की फिर क्या होने लगी, डिस्कवरीज, या फिर वहां पर जो भी उसका वहां पे इंफॉर्मेशन जुटाने का काम शुरू हुआ। ठीक है, तो रीजनल एनालिसिस में क्या हुआ, एरिया वाइज स्टार्ट हो गई, वाइज क्लियर है। चलिए, उसके बाद थर्ड स्टेज में आता है, यहाँ पर 1930s से लेके वर्ल्ड वार की अगर हम बात करें, वर्ल्ड वार टू तक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक नए तरीके है, उसको हम कहते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन इसको कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, अब 1930s के बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे 35-40 के आसपास आप देखिए कि वर्ल्ड वार सेकेंड की जो एक बैकग्राउंड में तैयारी थी वो होने लगती है, और जब की तैयारी शुरू होने लगती है तो थी, यूएसए की बात करें या फिर आप रशिया की बात करें या यूएसएसआर की बात करें, तो जब इनके पास नेवी हो गई थी, सबमरीन्स हो गए थे, तो इन्होंने क्या किया कि अब एरिया को, जब जहां से ये जाते थे ना, तो वहां पे एक नए तरीके का लैंडफॉर्म इनको मिलता था, एक नई तरीके की चीजें इनको मिलती थी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो नई तरीके की चीजें मिलने लगी लगा कि ये ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरियल डिफरेंशिएशन का नाम यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होने लगी, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होने लगी किसी भी एरिया के लिए, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में आए, इंडिया में क्या यूनिक है, अगर आप यूएसए में गए तो यूएसए में क्या यूनिक है, अगर आप यूरोप में गए तो यूरोप के किसी पर्टिकुलर कंट्री में क्या यूनिक है, ध्यान में रखिएगा। जनरलाइजेशन का मतलब होता है ना, जो यूनिवर्सल होता है, यानी कि उस थ्योरी को हम हर जगह यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे फिजिक्स की थ्योरी है, केमिस्ट्री की थ्योरी है, वो थ्योरी ऐसी है जो आप हर यूज कर सकते हैं, तो उसमें कुछ यूनिक नहीं हुआ। लेकिन अगर बात इस जगह पे, ओके, अगर आगरा में ताजमहल है तो ताजमहल सिर्फ आगरा में ही है, और वो आगरा की यूनिकनेस है, वो आगरा की पहचान है।
ओके, रेड फोर्ट अगर दिल्ली में है तो रेड फोर्ट सिर्फ दिल्ली में ही है, अगर पार्लियामेंट दिल्ली में है तो सिर्फ पार्लियामेंट दिल्ली में ही है, और वो यूनिक है और पूरे, ओके, वो यहाँ की यूनिकनेस है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होने लगी कि किसी एरिया की पहचान किस चीज से होती है। गुड, चलिए इसके बाद जब हम आगे बढ़, ये जो समय होता है, इस समय एक नई चीज फिर डेवलप होती है, स्पेशियल, जिसको हम स्पेशियल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? स्पेशियल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी का डेवलप यूज के हमने क्या स्टार्ट किया, हमने कुछ एक्टिविटीज की मैपिंग, क्योंकि हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो ह्यूमन एक्टिविटीज की मैपिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की हमने मैपिंग यहाँ पर स्टार्ट की। मैप में हमने ह्यूमन एक्टिविटीज को हम बताने लगे टूल टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, जैसे आज आपके मैप में आता है ना कि मैप में कहीं आपको शो किया हुआ कि यहाँ पे इस तरीके की इंडस्ट्री है, तो मैप में देखेंगे कि हाँ यहाँ पे आयरन हुआ, आयरन निकाला जाता है, यहाँ पे एल्युमिनियम निकाला जाता है, यहाँ पे कुछ का काम होता है, ओके, वहाँ पे समय वगैरह निकाला जा रहा है। इस तरीके से कुछ इंडस्ट्री बनी हुई है कि वहाँ पे आयरन इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ओके, वहाँ पे पेट्रोलियम का काम होता है। तो ये मैपिंग करते हैं ना, ये ह्यूमन एक्टिविटीज ही है। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, जहाँ पे हमने क्या किया कि ह्यूमन एक्टिविटीज को मैप करने लगे, उस मैप के तौर पे हम दिखाने लगे। ये वो समय था, और इस ये जो किस केस हो रहा था उसको हम स्पेशल एनालिसिस कहते हैं। ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये तरीका है एनालिसिस का, डिस्कवरीज, एक्सप्लोरेशन, रीजनल एनालिसिस एंड एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशल एनालिसिस, सब तरीके हैं एनालिसिस के। ये याद रहना चाहिए, आपसे डायरेक्ट पूछेगा वो इस समय में कौन सी एनालिसिस का यूज होती थी, या फिर एनालिसिस का नाम देके पूछेगा कि इस एनालिसिस का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें कोई आपको होगी, अगर आप हेडिंग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं इस तरीके से, ओके, कि ये क्या है, और क्या है हमारा एनालिसिस है, या फिर दिस इज द एनालिसिस पार्ट, ओके, और ये आपका पीरियड हो गया, ये हम यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइम हो गया, इधर इधर एनालिसिस गया, और ये इसमें किस तरीके से हुआ, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। होने लगती है आपको 90s 70s के बाद की बात करें, या 90s 80s की बात, 90s के बाद की बात करें, तो यहाँ पर ये समय था जो होने लगा, यहाँ पर अब कुछ की बातें होने लगी। क्या बातें होने लगी? यहाँ पर कुछ वेलफेयर की बातें होने लगी, तो यहाँ पर वेलफेयर ज्योग्राफी की बात होने लगी। ठीक, यहाँ पर बात होने लगी कुछ रेडिकल टाइप के ज्योग्राफी की, कुछ लोग वेलफेयर ज्योग्राफी की बात करने लगे, कुछ रेडिकल तरीके से सोचने लगे, और कुछ यहाँ पर बिहेवियरल ज्योग्राफी की भी बात करने लगे, यानी कि बिहेवियर के अकॉर्डिंग कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पर फिर एक चीज आती है, थोड़ा सा आपको इस जानना चाहिए, और क्या जानना चाहिए आपको, ये जानना है, इसका मतलब ये हुआ वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन, यही हुआ ना, वेल बीइंग ऑफ एयर ज्योग्राफी में क्या होने लगा कि
ये बेसिक नीड्स की बात आने, जब ज्योग्राफी की बात होने लगी तो रेडिकल ज्योग्राफी आपने नाम सुना होगा, ये मार्क्स के द्वारा रेडिकल दिया गया, रेडिकल स्कूल ऑफ। तो मार्क्स ने कहा कि बेसिकली हमारे यहाँ जो गरीबी है, ठीक है, मार्क्स ने कहा कि ये जो पॉवर्टी है, ठीक, ये गरीबी है, ये डेप्रिवेशन, ये जो ये क्या कहते हैं, लैक या फिर अभाव, ओके, डेप्रिवेशन है, या फिर इन्होंने ये कहा ये जो इनइक्वालिटीज है, ये क्या है, इनइक्वालिटीज, यानी कि अमीर गरीब का फर्क, जात पात, ओके, तो गरीबी, अभाव, ओके, इनइक्वालिटीज, असमानता, ये क्या है, ये सब कारण है किस चीज के, ह्यूमन के ना डेवलप होने के। और ये क्यों है, रीजन क्या है इसका, तो इन्होंने कहा कि जो इसका रीजन है आखिर आखिर, तो इन्होंने कहा कि ये सारी की सारी चीजों है, दिस इज ड्यू टू कैपिटलिज्म, दिस इज ड्यू टू कैपिटलिज्म, किसके, कैपिटलिज्म की वजह से, यानी कि जो पूंजीवाद है, क्या, पूंजीवाद, इस पूंजीवाद की वजह से ही लोगों में गरीबी, अभाव या फिर असमानता देखने को मिलती है। ये कैपिटलिज्म ने ही ऐसा किया हुआ है, यानी कि सरकार रेगुलेट नहीं, तो फिर जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, तो वो ज्यादा अमीर होने लगेगा, और जो गरीब हो ज्यादा गरीब होने लगेगा। हकीकत में जो आज भी यही होता है। तो स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा कहा गया कि अगर कैपिटलिज्म को के जगह पे सोशलिज्म को लाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो गरीबी, अभाव और असमानता है, इसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया, ये मार्क्स के द्वारा कहा गया, की वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन भी इन्होंने बताया कि क्या, कि उन्होंने कहा कि सोशलिज्म लाइए, सोशलिज्म मतलब समाजवाद, क्या लाइए, समाजवाद लाइए, ताकि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, और जब रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समानता या फिर अभाव, ये क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होने लगे। ठीक है, ये चीज, तो ये रेडिकल वाले था। बिहेवियरल की बात करते हैं, तो बिहेवियरल में ये बिहेवियर बेसिस पे यहाँ पे बात की गई। ठीक, बिहेवियर जो होता है वो किसी भी से हो सकता है कि हमारी सोशियो या इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है। अब यूं समझिए, ये इस तरीके से, ये इतने में है, ठीक है, तो बिहेवियर या पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, सोसाइटी में हमारा स्टेटस क्या है। अब सोसाइटी कई तरीके से डिवाइड है, सोसाइटी रीजन के अकॉर्डिंग भी डिवाइड है, सोसाइटी जाति रीजन के, सोसाइटी लैंग्वेज के आधार पर भी, सोसाइटी हमारे क्षेत्र के आधार पर भी डिवाइड है, ये नॉर्थ का है, वो साउथ का है, ये ईस्ट का है, वो वेस्ट का है, इस तरीके से डिवाइड है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर भी होता है ना। अगर हम ऊंची जाति के हैं, behavior हो जाता है, अगर हम निचली वाली जाति का, बिहेवियर वहां पे अलग हो जाता है। ठीक है,